हेलो फ्रेंड्स, आज आपके लिए हम लेकर आए हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था, कैसे हुआ था और उसके क्या कारण थे। इसके बारे में मैं आज बात करूंगा। अगर दोस्तों आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आप जा करके पहले पार्ट 1 देख लीजिएगा, तब जाकर आप पार्ट 2 समझ पाएंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन वीडियो का मिलता रहे। दोस्तों, तो आज मैं बात करूंगा पॉलिटिकल कॉज के आगे। देखिए, पॉलिटिकल कॉज में एक रह गया था राजा जिसका नाम था लुई 16। क्या नाम था? लुई 16। ठीक है, जो लुई 16 राजा था दोस्तों, वो कब से कब था? देखिए, 1774 से लेकर के 1792 तक। कब था? 1774 से लेके 1792 तक लुई 16 फ्रांस का राजा रहता है। दोस्तों, लुई 16 के ही समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन होता है, फ्रांस की क्रांति होती है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पहले के राजाओं ने फ्रांस पे बहुत ज़्यादा कर्ज लाद दिए थे। बहुत ज़्यादा ब्रिटेन से लड़ाई करने के बाद, ब्रिटेन से बैटल फील्ड में हारने के बाद, 7 ईयर वॉर हारने के बाद फ्रांस पे बहुत ज़्यादा कर्ज हो चुका था दोस्तों, जिसकी वजह से जब लुई 16 आया तो उसको कहते हैं ना कि कांटों से भरा सेज मिला था, यानी उसको कर्ज में डूबा हुआ फ्रांस मिला था, जिसकी वजह से उसको पहले से ही जब कर्ज में डूबा हुआ फ्रांस मिला था तो उसकी पहले से ही बहुत स्थिति खराब थी और जनता पहले से ही बहुत ज़्यादा राजा से नाराज चल रही थी। जब लुई 16 राजा बना तो दोस्तों उसने कुछ फैसले लिए, ध्यान रखिएगा। ये इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा लुई 16 का क्या मन था, कैसा राजा था, उसके बारे में बात करूंगा। देखिए, ये एक ऐसा राजा था जो वेल इंटेंशन रखता था, यानी वेल इंटेंशन, आप कॉपी लेकर के आप नोट करेंगे उसमें, ठीक है। वेल इंटेंशन बट बैक ट्रैक फ्रॉम मेनी डिसीजन, यानी बहुत सारे वो फैसले लेता है लेकिन फैसले लेने के बाद दोस्तों वो उससे पीछे हट जाता है। ठीक है, ऐसा ये राजा रहता है। यानी इसका इंटेंशन तो अच्छा रहता है, ये फ्रांस में बहुत सारे रिफॉर्म तो लाना चाहता है, लेकिन उससे वो इजीली पीछे हट जाता है, बैकवर्ड हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद देखिए ध्यान से, इसकी शादी दोस्तों, ये इसकी शादी किससे होती है? मैरी एंटोनेट। ये दोस्तों इसकी शादी जो हुई रहती है वो मैरी एंटोनेट, जो कि इसकी राजकुमारी थी, जो कहाँ की राजकुमारी थी? ऑस्ट्रिया की, ध्यान रखिएगा। और मैं एक बात और बता दूं दोस्तों कि दरअसल फ्रांस के जितने भी राजा आपको मिलेंगे, ज़्यादातर राजा की जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया के महारानी से ही हुई थी। इसलिए दोस्तों मैं बता दूं कि उसमें आपको देखेंगे तो लुई 16 की भी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोनेट से हुई थी। तो मैरी 2 किससे हुआ था इसकी शादी? मैरी एंटोनेट से। दोस्तों, इसके लिए एक ये बैड एडवाइजर थी। कैसी एडवाइजर थी? बैड एडवाइजर, यानी बुरी सलाहकार थी। जब भी इसकी बात वो मानता था, कौन? जब भी बात मानता था लुई 16 अपने राजकुमारी मैरी एंटोनेट की, तब हर मसले में वो फेल हो जाता था, हर डिसीजन में वो गलत साबित होता था। तो इसलिए कहा जाता था कि मैरी एंटोनेट जो है उसके लिए हमेशा एक बैड एडवाइजर थी। ठीक है, देखिएगा अगला पॉइंट में लिखता हूं, आप नोट करते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, लुई 16 की समय ही 4 जुलाई 1776 को दोस्तों अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था। क्या हुआ था? अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इस बात का। यानी अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम था दोस्तों, वो भी इसी के समय हुआ था, लुई 16 के समय। लुई 16 दोस्तों अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट लेता है और भूमिका निभाता है। इसके बारे में मैं बात करूंगा। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 4 जुलाई 1776 को जब अमेरिका में बोस्टन टी पार्टी की एक घटना होती है जिसमें बहुत सारे अमेरिका के लोगों को ब्रिटेन के ऑफिसर द्वारा मार दिया जाता है। जिसमें होता क्या है मैं दोस्तों बताता हूँ आपको। दरअसल ब्रिटेन ने अमेरिका के ऊपर कब्जा किया हुआ था, जिस तरह से उसने इंडिया में कब्जा किया हुआ था, फ्रांस में बहुत सारे हिस्सों पे उसने कब्जा किया हुआ था, उसी तरह से ब्रिटेन ने अमेरिका को भी कब्जा किया हुआ था। तो दोस्तों अमेरिका आज़ाद होना चाहता था और ब्रिटेन को
बिल्कुल बाहर निकालना चाहता था अपने देश से। तो दोस्तों फ्रांस भी यही चाहता था कि किसी तरह से मुझे इससे बदला लेने का मौका मिले ब्रिटेन से, क्योंकि ब्रिटेन से वो 7 साल के युद्ध में हार चुका था। वो डायरेक्टली उससे वॉर नहीं करना चाहता था। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से बहुत ज़्यादा कमजोर फ्रांस उस वक्त हो चुका था, कर्ज भी बहुत ज़्यादा हो चुके थे और कर्ज अफोर्ड नहीं कर सकता था और कर्ज वो ले भी नहीं सकता था। इसलिए लुईस 16 ने सोचा कि काश मैं अमेरिका को अगर आज़ाद करा दूं तो ब्रिटेन से मैं बदला ले लूँगा, और साथ ही साथ ब्रिटेन जो एक बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है अमेरिका से टैक्स वसूल करके, और उसके बड़े बड़े ऑफिसर वहाँ बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट किए हैं, उसको भी हमेशा हमेशा के लिए मैं अगर आज़ाद करा देता हूँ अमेरिका को तो उनका कमाई वहाँ से बंद हो जाएगा और इस तरह से मैं ब्रिटेन से बदला भी ले लूँगा। इस तरह से फ्रांस ने अपनी बहुत बड़ी आर्मी दोस्तों अमेरिका में भेजी और लास्ट में आते आते अल्टीमेटली अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल गया। किससे? ब्रिटेन से मिल गया। ध्यान रखिएगा, ब्रिटेन से जो है अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिल गया कब? 1776 में 4 जुलाई को। इसलिए अमेरिका का जो आज़ादी का दिवस है दोस्तों वो 4 जुलाई 1776 को मनाया जाता है। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताता हूं दोस्तों, यहाँ तक कि फ्रांस को बहुत ज़्यादा इससे और परेशानी हुई। क्यों फ्रांस को परेशानी हुई? क्योंकि फ्रांस का जो डेब्ट था, जो कर्ज था दोस्तों, इसकी वजह से और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? ये तो दोस्तों नाक और शान की लड़ाई थी जिसकी वजह से फ्रांस ने अपनी सेना भेज दी अमेरिका में। इससे उसको खर्च और ज़्यादा उठाना पड़ा। इससे उसको कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं, क्योंकि वो तो सिर्फ बदला लेना चाहता था और ब्रिटेन से, तो अमेरिका को उसने आज़ाद तो करा दिया था, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा खर्च, बहुत ज़्यादा कर्ज फ्रांस पे हो चुका था दोस्तों। इस वजह से कर्ज में जब पूरी तरह से फ्रांस डूब गया तो वहाँ के लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ाने के लिए लुईस 16 ने 1789 में एक मीटिंग बुलाई। उसको जनरल असेंबली की मीटिंग कहते हैं दोस्तों। कौन सी मीटिंग कहते हैं? जनरल असेंबली की मीटिंग। तो जनरल असेंबली की मीटिंग जो है बुलाई जाती है किसके द्वारा? लुईस 16 के द्वारा। और क्यों बुलाता है ये? क्योंकि वो नया टैक्स अब इम्प्लीमेंट करना चाहता है फ्रांस की जनता पर, क्योंकि सेना भेजने की वजह से अमेरिका में बहुत ज़्यादा कर्ज फिर से फ्रांस के ऊपर और ज़्यादा बढ़ जाता है। जो कि आप जानते हैं, मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया भी था कि फ्रांस की जो करेंसी थी वो लिब्रे थी, और लिब्रे इतनी ज़्यादा मतलब स्थिति खराब हो चुकी थी उस करेंसी की कि बहुत सारे देश में उसको झोला भर करके दिया जाता था, तब उसकी वैल्यू 1 रुपये, 2 रुपये, 10 रुपये होती थी। तो मतलब उसकी वैल्यू बहुत कम हो चुकी थी, इतनी बुरी तरह फ्रांस कर्ज में डूब चुका था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जनरल असेंबली बुलाई गई किसके द्वारा? लुईस 16 के द्वारा, टैक्स बढ़ाने के लिए। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जब जनरल असेंबली बुलाई गई तो उसमें 3 टाइप के लोग को बुलाया गया। अब 3 टाइप के लोग कौन कौन थे ये जानेंगे हम सामाजिक कारण में, क्योंकि दोस्तों सामाजिक कारण आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि सेकंड कॉज कौन सा था। ठीक है, तो पहले आप सब पॉइंट को नोट कर लीजिएगा इसको, और नोट करने के बाद हम लोग समझेंगे सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण क्या थे फ्रांस की क्रांति के, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखिए, तो आप नोट करिए सोशल कॉज। ठीक है, क्या नोट करेंगे? सोशल कॉज यानी सामाजिक कारण। क्या आप लिखेंगे? सामाजिक कारण। दोस्तों फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण जो है बहुत बड़ा, एक कह सकते हैं कि बहुत बड़ा कारण था सामाजिक कारण। क्योंकि देखो दोस्तों मैं बता दूं कि फ्रांस का जो समाज था वो 3 पार्ट में डिवाइड था। कितने पार्ट में डिवाइड था? 3 पार्ट में। तो ध्यान रखिएगा कौन कौन से वो पार्ट थे मैं बताता हूं दोस्तों। देखिए, आप पहले 3 कॉलम बना लीजिए तो आपको ज़्यादा बेहतर वो चीज़ समझ में आएगी। मैं 3 कॉलम बना देता हूं यहाँ पे मैं हटा देता हूं इसको। देखिए 3 कॉलम में बता देता हूं तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कितने पार्ट में डिवाइड था। ठीक है, देखिए यहाँ से मैं 3 कॉलम बनाता हूँ आपके लिए, और 3 कॉलम में जो है बनाने के बाद मैं बताता हूँ कि फ्रांस का जो समाज था वो कितने भाग में डिवाइड था? 3 पार्ट में। देखिए दोस्तों 3 पार्ट में डिवाइड था जो समाज था फ्रांस का। पहले स्टेट को दोस्तों देखिएगा, पहला जो था वो स्टेट था, फर्स्ट स्टेट कहा जाता था उसको। ठीक है ना, पहला समाज का जो कारण था वो फर्स्ट स्टेट था, फर्स्ट स्टेट कहा जाता है उसको। और सेकेंड स्टेट कहा जाता है दूसरे वाले को, और थर्ड वाले को थर्ड स्टेट कहा जाता है। स्टेट में राज्य नहीं होता। देखिएगा समाज को अलग अलग स्टेट में बांटा गया था, 3 स्टेट में बांटा गया था फ्रांस के समाज को, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। दोस्तों 3 स्टेट में अलग अलग फ्रांस की जनता उस समय सामाजिक स्तर पे बटी हुई थी। और उसमें कि पहले स्टेट में जो लोग थे उसकी मैं बात करूंगा। दोस्तों पहले स्टेट में मुख्यतः आप देखेंगे
चर्च के लोग रहते थे, ठीक है, क्या रहते थे, चर्च के लोग, जिनको हम क्लर्जी कहते थे, क्या कहते थे, क्लर्जी कहते थे दोस्तों। यानी जो चर्च के लोग थे वो फर्स्ट स्टेट में रहते थे। अब चर्च में कौन कौन है, अच्छा क्लर्जी कहते थे, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। और चर्च में कौन कौन लोग रहते थे, चर्च में आप देखेंगे तो चर्च में जो फादर रहते हैं, जो जैसे कि मंदिर में पुजारी होते हैं और मौलवी होते हैं मस्जिद में, उसी तरह से आप देखेंगे कि चर्च में जो है फादर हैं, ठीक है ना। उसके बाद बिशप हैं, क्रिश्चियनिटी में आप जाएंगे तो आपको फादर और बिशप चर्च में देखने को मिलेंगे। तो दो लोग चर्च में जो है बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते थे, वो फादर और बिशप थे। ध्यान रखिएगा, फर्स्ट स्टेट के लोगों को दोस्तों राजा के बहुत ज्यादा निकट होते थे, और मतलब इतने इतने करीब होते थे कि राजा बिना पूछे इनसे कोई फैसला नहीं लेता था। यहाँ तक कि टीथे और टैले, दो कर होता था, दो टैक्स होता था, वो भी वो इनसे पूछ कर ही लगाता था। इस तरह से इनकी बहुत ज्यादा चलती थी राजा के पास। ध्यान रखिएगा इस बात का। देखिए इसमें जो पॉपुलेशन थी कितने लोगों की थी दोस्तों, फर्स्ट स्टेट की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग 1 लाख के आसपास थी, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेट के लोगों का जो पॉपुलेशन था दोस्तों वो फ्रांस में 1 लाख के आसपास हुआ करता था। यहाँ तक कि मैं तीसरी बात अगर बताऊं दोस्तों, तो तीसरी बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है दोस्तों कि इनको जो है 10%, ठीक है ना, 10% लैंड जो है फ्रांस में दिया जाता था। यानी 10% भूमि जो है इनके लिए रिजर्व होती थी फ्रांस में। यानी पूरे फ्रांस में 10% भूमि, हॉस्पिटल चाहे कोई कॉलेज कुछ भी हो, इनके लिए रिजर्वेशन होता था। ध्यान रखिएगा इस बात का कि 10% रिजर्वेशन तो मिल ही रहा है इनको, साथ ही साथ इनके जो बच्चे हैं उनको भी 10% में हिस्सा मिलेगा। जब भी उनका जन्म होगा तो 10% लैंड पूरे फ्रांस का इनके लिए रखा होगा पहले से ही। इस बात का ध्यान रखिएगा, इनको बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन मिलता है। और यहाँ तक कि इनको बहुत ज़्यादा मतलब विशेषाधिकार, ठीक है ना, इनको विशेषाधिकार भी बहुत सारे मिलते हैं। इसके साथ साथ आप कहेंगे प्रिविलेज, क्या मिलता है इनको, प्रिविलेज, बहुत सारे प्रिविलेज इनको मिलते हैं, बहुत सारे विशेषाधिकार भी इनको मिलते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, इसके अलावा अगर एक पॉइंट और मैं लिखूं तो 5वां पॉइंट आप देखेंगे कि दोस्तों इनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, ठीक है ना। जबकि इनके पास इनकम का इतना सोर्स है लेकिन इनके ऊपर नो टैक्स, यानी कोई भी टैक्स जो है राजा इनसे नहीं वसूलता था। जबकि ये इनके पास दोस्तों कमाने का बहुत सारे सोर्स हैं, इनके पास बहुत सारे डोनेशन से पैसे आते थे, लेकिन फिर भी ये जनता के तरह कोई भी टैक्स नहीं देते थे राजा को, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। सेकेंड अगर स्टेट में हम आए दोस्तों, तो सेकेंड स्टेट की बात करते हैं, और इसको आप नोट भी करते रहिए साथ साथ में, ठीक है। देखिए सेकंड स्टेट के जो लोग रहेंगे उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं नोबिलिटी। क्या कहते हैं, नोबिलिटी। हिंदी में कहते हैं कुलीन वर्ग, ठीक है ना। कौन सा वर्ग कहते हैं, कुलीन वर्ग। इसको ध्यान रखिएगा, आप लिख लीजिएगा कुलीन वर्ग, ठीक है ना। और चर्च को तो चर्च ही लिख लीजिएगा, क्लर्जी को हिंदी में क्लर्जी ही कहेंगे। तो कुलीन वर्ग में कौन कौन से लोग होते थे दोस्तों, देखिए कुलीन वर्ग में आप आएंगे तो आप देखेंगे बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड है, कौन है, लैंडलॉर्ड, यानी बड़े बड़े जमींदार आपको देखेंगे, बड़े बड़े आपको जमींदार देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है ना। उसके बाद आपको दोस्तों यहाँ तक कि हाई कास्ट के लोग, हाई कास्ट का मतलब हाई क्लास, उच्च वर्ग के लोग इसमें आपको मिलेंगे सेकंड वर्ग में, ठीक है, उच्च वर्ग के लोग मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आप ध्यान दें दोस्तों, नोबिलिटी में लोगों को क्या मिलता था, जैसे इनकी जनसंख्या जो थी 1 लाख थी फ्रांस में, तो नोबिलिटी वर्ग के लोगों की दोस्तों जो जनसंख्या थी मैं बता दूं, ये जनसंख्या थी 4 लाख के आसपास। कितनी थी, 4 लाख, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैं अगर ध्यान दूं दोस्तों, देखिए इनको तो 10% भूमि में रिजर्वेशन मिलता था फ्रांस के। अगर आप नोबिलिटी को देखेंगे दोस्तों, तो नोबिलिटी के लोगों को 25%, कितना, 25% लैंड में, यानी फ्रांस की पूरी भूमि में 25% जो हिस्सा होगा वो सेकंड स्टेट के लोगों को मिलेगा। और दोस्तों मैं बता दूं ये कि सेकंड स्टेट के जो लोग होते थे, बड़े बड़े जमींदार, हाई क्लास के लोग होते थे, ये भी राजा के बहुत ज़्यादा करीब होते थे। कोई भी राजा फैसला करता था तो इनसे बिना पूछे नहीं करता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट एकदम राजा के करीब होते थे, इसलिए राजा इनसे टैक्स भी नहीं वसूलता था। तो फ्रांस में सबसे बड़ा सामाजिक कारण तो यही था कि टैक्स इनसे नहीं वसूला जाता था, जबकि सबसे ज़्यादा संपत्ति, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी इन्हीं के पास है, ठीक है। उस अगर देखें तो इनको भी बहुत ज़्यादा हाई प्रिविलेजेस मिलते हैं, इनको भी क्या मिलते हैं, हाई प्रिविलेज मिलते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों कि मैंने अभी बताया कि जैसे कि कोई नहीं
था, तो सेकंड स्टेट के लोगों के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगता था। कहते थे कि दोस्तों जिनके पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, जिसके पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है, उनसे कोई भी टैक्स नहीं वसूला जा रहा है। आप दोनों स्टेट के लोगों के बारे में अब जान चुके होंगे। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि सामाजिक कारण में आप कितने भागों में बटा हुआ था, 3 भागों में। ठीक है ना, 3 भागों में आप लिख लिया, यानी 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ठीक है, 3 पार्ट्स में डिवाइड था, इस बात को आप लिख लीजिएगा, वहां का समाज। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, थर्ड स्टेट में कौन थे दोस्तों, तो मैं बात करूं अगर थर्ड स्टेट के लोगों की, तो दोस्तों थर्ड स्टेट के लोगों में कॉमन पीपुल थे। कौन थे, कॉमन पीपुल। अच्छा, मैं क्यों इसको ब्लैक से लिख रहा हूं, इसलिए ब्लैक से लिख रहा हूं दोस्तों क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा टर्निंग पॉइंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा पीपुल में क्यों हम मैं हेडिंग में लिख रहा हूं, क्योंकि ये टर्निंग पॉइंट आपको बताएगा कि क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, कॉमन पीपुल में कौन लोग आते थे, तो कॉमन पीपुल में दो आते थे, यानी मजदूर आते थे। ठीक है, आर्टिसंस आते थे, कलाकार जिनको हम कहते हैं वो आते थे। ठीक है ना, उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो पोर्टर आते थे। कौन आते थे, पोर्टर। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे तो इसमें म्यूजिशियन भी आते थे, प्रोफेसर्स भी आते थे। ठीक है, उसके साथ साथ आप देखेंगे डॉक्टर भी आते थे, और उसके साथ साथ दोस्तों बहुत सारे हम कह सकते हैं पीसेंट्स यानी किसान भी जो है आपको देखेंगे कि आप इसमें आते थे। ठीक है, और एक तरह से ऑल पीपुल, यानी हम कह सकते हैं एक्सेप्ट ऑल पीपुल एक्सेप्ट फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट को छोड़ करके लगभग इसमें दोस्तों 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग रहते थे। 2 करोड़ से भी ज्यादा लोग इसमें रहते थे, मैं ये बता सकता हूं। और दोस्तों उस वक्त जो फ्रांस की आबादी थी लगभग 2 करोड़ 15 से 20 लाख हुआ करती थी उस समय आबादी दोस्तों हुआ। अब एक बात मैं बता दूं, जब 2 करोड़ से ऊपर आबादी में आप समझ सकते हैं कि 1 लाख और 4 लाख की जनसंख्या फर्स्ट और सेकंड स्टेट की है, जबकि थर्ड स्टेट की संख्या अकेले 2 करोड़ से ऊपर है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कॉमन पीपुल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में, फ्रांस की क्रांति में। दोस्तों इनकी आबादी तो मैंने बात कर लिया कि 2 करोड़ से ऊपर थी। दोस्तों इनकी आबादी के बाद आप देखेंगे तो इनके ऊपर कोई भी प्रिविलेज इनको नहीं मिलते हैं, इनको कोई भी प्रिविलेज नहीं मिलते, कोई भी विशेषाधिकार नहीं मिलते इनको। और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कोई भी दोस्तों लैंड में नहीं है। ठीक है ना, लैंड का मतलब ये कि भूमि में फ्रांस के इनको कोई नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ सबसे बड़ी बात अगर दोस्तों बात करें तो इनको ही देना है क्या, टैक्स। सारा जो टैक्स है दोस्तों वो थर्ड स्टेट के लोगों को देना है। आप समझ सकते हैं ये कितना बड़ा मजाक है दोस्तों। थर्ड स्टेट के लोगों के साथ ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग दोस्तों एक तरह से बात किया जाए तो फ्रांस में सबसे ज्यादा हुआ करते थे, पड़े हुए थे तो वो टैक्स कैसे देते। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोग थर्ड स्टेट के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन करते थे, शोषण करते थे। बड़े बड़े जो नोबिलिटी के लोग थे, चर्च के लोग थे, लेबर आर्टिसेंट को अपने घर में काम करते हैं। यहाँ तक कि आपने 9th के क्लास में देखा होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि किस तरह से एक पिक्चर में आपने देखा होगा कि नोबिलिटी के लोग बैठे होते हैं और एक किसान उनके लिए अनाज लेकर आता है, एक हाथ में पैसे लेकर आता है, साथ ही साथ दोस्तों हाथ में एक सलाद लेके आता है। अनाज नीचे रखा होता है, लेकिन फिर भी वो दबंगई बात करता है और दबंगई से और कहता है कि तुम्हारी मुझे शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा है, रख हाथ से अपने साथ और मैं तुझे देखना नहीं चाहता, बेकार चला जाएगा। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे क्लास 9 में किस तरह से नोबिलिटी के लोगों, थर्ड स्टेट के लोगों का सोच जाता है। तो इस तरह से दोस्तों सामाजिक कारण जो है फ्रांस की क्रांति में एक बहुत बड़ा कारण बन के उभरा था। ठीक है, तो इस तरह से सारे पॉइंट्स आपने नोट कर लिए हैं दोस्तों। सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट बना लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों पार्ट 3 के लिए और इंटरेस्टिंग में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के लिए, बाय।